हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप घर में होंगे, अच्छे होंगे उम्मीद है। देखिए, इससे पहले मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको बता दूं उत्प्रेरण। मैं आलम सर, मेरे साथ बने रहिए। उत्प्रेरण कैटालिसिस का कल मैंने एक वीडियो डाला था, पहला पार्ट। इसमें उत्प्रेरक क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उत्प्रेरकों के बारे में हमने आपको बताया था। आज कल हमने आपको पॉजिटिव कैटालिसिस और निगेटिव कैटालिसिस, इंड्यूस्ड एंड ऑटो कैटालिसिस, यानी 4 तरीके के कैटालिसिस होते हैं, 4। और होमोजेनस बताया, हेट्रोजेनस बताया। आज अब ये अगला दूसरा वीडियो है उत्प्रेरण का, मतलब कैटालिसिस का। तो उत्प्रेरक वर्धक, आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिटिक प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स। तो बच्चों, वीडियो ध्यान से देखते रहिए, ये इजी लेसन है। और शेयर लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, कैटालिसिस प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या होता है, एक्टिवेटर्स क्या होता है। देखिए, कल आपने उत्प्रेरक पढ़ा। उत्प्रेरक वो सब्सटेंस होते हैं, बाहरी सब्सटेंस, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, मतलब स्पीड को चेंज कर देते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो उत्प्रेरक नहीं होते हैं, खुद एज ए कैटालिटिक वर्क नहीं करते, लेकिन अपनी उपस्थिति से जो उत्प्रेरक की जो शक्ति है, उत्प्रेरक की जो पावर है, उसको बढ़ा देते हैं। यानी उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिटिक प्रमोटर, यानी कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक को प्रमोट करने वाला, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक की पावर को बढ़ाने वाले सब्सटेंस को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। लेकिन वो खुद उत्प्रेरक नहीं होते। जैसे हैबर मेथड से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस बनती है। इसमें जो आयरन होता है वो आपने देखा उत्प्रेरक होता है। लेकिन एमओ, मॉलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक प्रमोटर होता है, कैटालिटिक प्रमोटर होता है। यानी एमओ डालने से, मॉलिब्डेनम डालने से एफई ने तो स्पीड को बढ़ाया ही था, एमओ डालने से स्पीड और बढ़ गई। बट ये एमओ कब वर्क करेगा, एफई के उपस्थिति में ही वर्क करेगा। अगर एफई नहीं डाला जाए, आप सोचे खाली एमओ डाल करके, मॉलिब्डेनम डाल करके हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले एफई, उसके बाद एमओ। तो एफई कैटालिटिक है, यानी उत्प्रेरक है, और एमओ जो है उसका प्रमोटर है, उत्प्रेरक वर्धक। तो ये उत्प्रेरक वर्धक आपने देखा, जो किसी उत्प्रेरक की पावर को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करता है, क्यों एमओ डालने से स्पीड और बढ़ गई, उत्प्रेरक जो वर्धक है वो किस तरह से वर्क करता है। देखिए, कल वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड उत्प्रेरक होते हैं, उनके जो सरफेस पर जो एटम होते हैं, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें फ्री मतलब वैलेंसीज होते हैं, मुक्त संयोजकता होती है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो इसी उत्प्रेरक के फ्री जो वैलेंसीज होते हैं वहीं पर जाकर के उससे रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रमोटर क्या होता है, वो उत्प्रेरक के मतलब बीच में जाकर के, उनके जो क्रिस्टल होते हैं, उत्प्रेरक के जो क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसमें जाकर के अंदर चले जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिससे कि उत्प्रेरक के जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये एफई के एटम है, एफई। अब इसी के बीच में अगर मॉलिब्डेनम डाल दिया जाए, तो मॉलिब्डेनम इसके बीच के अंदर इंटर करेगा, जो क्रिस्टल्स है उसके जालक में जाकर के इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, और इनका गैप क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा। इनके गैप को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बढ़ाने से इसका एफई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो हमको मालूम है कि सरफेस एरिया बढ़ने से
उसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से प्रमोटर वर्क करता है। तो उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिटिक प्रमोटर आपने देखा, एक्टिवेटर्स। अब उत्प्रेरक विष देखते हैं। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन, जहर, उत्प्रेरक विष। नाम से ही पता चल रहा है विष क्या होता है, मार देता है, जहर मार देता है। तो उसी तरह उत्प्रेरक क्या है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन विष की उपस्थिति में विष क्या करता है, जो पॉइजन होता है, कैटालिटिक पॉइजन होता है, वो उत्प्रेरक की पावर को बहुत कम कर देता है या तो खत्म कर देता है। उसी को उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे इसी हैबर विधि में, हैबर विधि में भी आपने देखा कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें Fe आयरन जो होता है वो क्या कहते हैं, उत्प्रेरक होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति क्या करती है, Fe की पावर को कम कर देती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड Fe जो यहाँ पर उत्प्रेरक है, उसकी क्रियाशीलता को, उसकी पावर को, है ना, उसकी क्षमता को एकदम खत्म कर देता है, बहुत कम कर देता है। इसी तरह से कांटेक्ट मेथड में जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनती है, देखिए सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों रिएक्ट होकर के सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनती है। इसमें प्लेटिनम Pt ये उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक होता है। सल्फर डाई ये कांटेक्ट मेथड, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसमें प्लेटिनम जो होता है वो प्रेरक का काम करता है। लेकिन आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, वो इसके लिए विष का काम करता है। इसकी उपस्थिति से प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्प्रेरक प्रमोटर और उत्प्रेरक पॉइजन। अब सवाल ये उठता है कि पॉइजन कैसे वर्क करता है, क्यों क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। अभी मैंने बताया, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक जो होता है, कैटालिटिक जो होता है, वो उसके जो सरफेस है, क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सरफेस की ही रिएक्शन इसमें है, सरफेस की ही प्रॉपर्टी है ये। तो जो उत्प्रेरक होते हैं उसके सरफेस पर जो एटम्स होते हैं वहां पर फ्री वैलेंसीज होती है, मुक्त संयोजकताएं होती हैं। इन्हीं मुक्त संयोजकताओं पर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो आकर के जोड़ते हैं और रिएक्शन होने लग जाता है, स्पीड पकड़ लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो विष है, पॉइजन है, इसके मॉलिक्यूल उत्प्रेरक जो है उसके सरफेस पर जो फ्री वैलेंसीज है, मुक्त संयोजकताएं हैं, वहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर के जुड़े, रिएक्ट करें, उससे पहले ही विष के मॉलिक्यूल जाकर के उससे जुड़ जाते हैं। मतलब जैसे ये उत्प्रेरक का सरफेस है, इस पर फ्री संयोजकताएं हैं, फ्री वैलेंसीज हैं, यहां पर आकर के इसी फ्री वैलेंसीज से जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के अभिकारक वो आकर के जुड़ेंगे तभी तो रिएक्शन होगा। लेकिन वो जुड़े, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जुड़े, उससे पहले ही विष के मॉलिक्यूल जाकर के उस पर जुड़ जाते हैं, जिससे फ्री वैलेंसीज खत्म हो जाती हैं और फिर रिएक्टेंट जो है उनसे जाकर के नहीं जुड़ पाते हैं और क्रिया जो होती है, वो रिएक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत उसकी स्पीड कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो इस तरह से उत्प्रेरक विष देखा आपने, उत्प्रेरक प्रमोटर्स देखा। अब चलते हैं उत्प्रेरक के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। उत्प्रेरक की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। कैटालिटिक पॉइजन आपने देखा, इसी तरह से संदमक भी होता है, इनहिबिटर्स, ये भी एज ए पॉइजन होता है, ये भी अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है
या एकदम नष्ट कर देता है। अब देखो कैटलिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिसिस। या उत्प्रेरक कह सकते हैं, उत्प्रेरक की मुख्य विशेषताएं, या उत्प्रेरक की क्या क्या विशेषता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है उत्प्रेरक की। पहली प्रॉपर्टी यह है कि उत्प्रेरक की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ही रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए इनफ होती, पर्याप्त होती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक जो है यूज किया जाता है, उसका एक स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी सी मात्रा पर्याप्त होती है। जरूरी नहीं कि हम ज्यादा मात्रा में डालें, उत्प्रेरक की मात्रा ज्यादा करें तो ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, कम डालेंगे तो कम स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। उसकी छोटी सी ही मात्रा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इनफ होती है, पर्याप्त होती है। बहुत ज्यादा मात्रा डालने से कोई मतलब नहीं होता। पहला प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर, उसके मास में, वेट में कोई फर्क नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उत्प्रेरक सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को ही चेंज करता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें क्रिया में भाग नहीं करता। हाँ, थोड़ा से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जैसे अगर सॉलिड है, सॉलिड उत्प्रेरक है तो चूर्ण बन सकता है ना, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी रासायनिक संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखिए उत्प्रेरक जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक रिएक्शन की स्पीड कम, लेकिन उत्प्रेरक डालने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ा से कंफ्यूजन है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। उत्प्रेरक सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, वो केवल स्पीड को चेंज कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस पाए गए हैं जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बिना उत्प्रेरक में क्रिया हो ही नहीं रही थी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता। अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक ना डाला जाए तो कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोई रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा ही नहीं विदाउट उत्प्रेरक। लेकिन जैसे ही इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डाला जाएगा वाटर में फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि प्लेटिनम ने क्या किया, इसकी क्रिया को स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये अलग अलग विरोधाभास हो सकता है, लेकिन हम तो कुछ का कहना है कि ये क्रिया को स्टार्ट कर सकता है, कुछ का कहना है क्रिया को स्टार्ट नहीं करता, केवल उसकी स्पीड को ही चेंज करता है। देखिए उत्प्रेरक की विशिष्टता, ये आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। देखिए वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा थोड़ा से, और सब्सक्राइब भी करिए, है ना। हम आपको अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे तो हम लगातार वीडियो केमिस्ट्री की भी डालते रहेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी है विशिष्टता। उत्प्रेरक की विशिष्टता, थोड़ा सा इसको समझना होगा। विशिष्टता, विशिष्टता, स्पेसिफिक, यानी उत्प्रेरक जो होता है विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा, मतलब एक उत्प्रेरक
केवल एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ही चेंज कर सकता है, सभी में नहीं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, तो आयरन इसमें क्या करता है, वो प्रेरक का काम करता है। लेकिन ये सिर्फ हैबर विधि से अमोनिया बनाने में ही Fe का यूज होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी रिएक्शन में Fe डाल दिया जाए तो हर रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा। हर केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग विशिष्ट, मतलब पर्टिकुलर एक विशेष उत्प्रेरक होते हैं, सभी रिएक्शंस के लिए अलग अलग होते हैं। तो एक पर्टिकुलर उत्प्रेरक सिर्फ एक पर्टिकुलर ही केमिकल रिएक्शन को की स्पीड को चेंज कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, सभी को ऐसा नहीं कर सकता। ये था विशिष्टता के बारे में, मतलब। और छठवां ये है कि जनरली ये माना जाता है कि जो उत्प्रेरक है वो उत्पाद को चेंज नहीं करता, उत्पाद को, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है ना, कि उत्प्रेरक एक ही जो रिएक्टेंट है उसके अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर उत्प्रेरक चेंज कर दिया जाए तो। उत्प्रेरक अलग अलग यूज किया जाए और थोड़ा से टेम्परेचर अगर हम चेंजिंग की जाए तो एक ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एथिल एथेनॉल C2H5, अगर इसमें कॉपर उत्प्रेरक का यूज किया जाए 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मिलता है, एथिलीन मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है अलग, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। एथिलीन वाटर यहां से हो गया, यहां से एक। लेकिन यही एथिल एल्कोहल का एल्यूमिना Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी पहले उत्प्रेरक कौन था, कॉपर, तो एथिलीन बना और वाटर मॉलिक्यूल। अब उत्प्रेरक एल्यूमिना हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो अब बन जाएगा CH3CHO प्लस H2, CH3CHO H2, यानी मतलब रिहाइड्रोजन ही करता है, हाइड्रोजन एसिटाइलडिहाइड होगा, एथेनल बनेगा और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट अलग अलग, जबकि रिएक्टेंट से क्या चेंज हो गया, उत्प्रेरक चेंज हो गया। इसी तरह से और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में ऐसा हो। कुछ विशेष अभिक्रियाओं के लिए ऐसा हो सकता है, सभी के लिए ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक की वजह से प्रोडक्ट चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। ये था। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, उत्प्रेरक जो रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एक होता है इरिवर्सेबल, एक होता है रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय विक्रिया, अनुत्क्रमणीय विक्रिया। जो उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं, वो दोनों तरफ चलते हैं, बोथ साइड होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हो सकता है, और उसमें एक साम अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाती है, साम की अवस्था आती है। तो उत्प्रेरक जो है वो साम अवस्था को, यानी जो रिवर्सेबल रिएक्शन है उनकी साम अवस्था को चेंज नहीं करता, साम अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। जैसे A+B gives C+D, यानी A+B अगर रिएक्टेंट और C+D प्रोडक्ट है, रिवर्सेबल निशान है, और अगर C+D A+B यहां पर चेंज हो गया और ये कुछ देर के बाद इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, साम की अवस्था आ जाती है, तो ये कहा जाता है कि उत्प्रेरक जितना स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है,
उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन की भी स्पीड को बढ़ाता है। क्योंकि जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आग्नेय का वेग और पश्चिमी क्रिया का वेग समान। तो जैसे उत्प्रेरक साम की अवस्था स्थापित हो गई, अब उत्प्रेरक डाल दिया जाए, तो साम की जो अवस्था, जो उत्प्रेरक है, जितना स्पीड आगे वाली अभिक्रिया के लिए बढ़ाएगा उतनी स्पीड पीछे वाली अभिक्रिया के लिए भी बढ़ाएगा, है ना। इसको हम ये ग्राफ से भी समझा सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पर हम लेंगे वेग, स्पीड ले लेते हैं, इस पर हम टाइम ले लेते हैं, ये टाइम है, ये रिएक्टेंट की स्पीड है, रिएक्शन की स्पीड है। देखिए ये एक ही टाइम मान लेते हैं, ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये वाला रिएक्शन उसका उल्टा, C प्लस डी गिव्स A प्लस बी। दोनों एक ही टाइम में क्या होता है, एक ही समय में उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ये कैटलिस्ट है, मतलब जो उत्प्रेरक उसकी अनुपस्थिति में, लेकिन आप उत्प्रेरक डाल देंगे तो ये क्रिया थोड़ा से जल्दी हो जाएगी। ये आपने देखा कि पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, ये जो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, उत्प्रेरक की एब्सेंटी में, अनुपस्थिति, और ये जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक की उपस्थिति। समझ जाए, टाइम पहले ज्यादा लग रहा था लेकिन अब टाइम कम हो रहा है, लेकिन एक ही टाइम पर यानी स्पीड एक ही, यानी A प्लस बी C प्लस डी में जितनी देर में साम्यावस्था स्थापित हुई थी, C प्लस डी और A प्लस बी में उतनी देर में साम्यावस्था स्थापित। मतलब ये उत्प्रेरक जो होता है वो उत्क्रमणीय विक्रियाओं की साम्यावस्था को चेंज नहीं करता है, ये आपने देखा। अब उत्प्रेरक कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। क्यों उत्प्रेरक किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्यों बढ़ा देता है। देखिए ज्यादातर उत्प्रेरक जो है, हमने पहले वाली वीडियो में बताया कि उत्प्रेरक का यूज हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट यानी स्पीड को बढ़ाने वाला ही ज्यादा उत्प्रेरक यूज किया जाता है। तो स्पीड क्यों बढ़ा देता है। देखिए आप एक सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, how does catalytic work। यानी हाउ डज कैटालिटिक वर्क, यानी उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है। सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया है और फिर एक बार हम उसको अपलोड कर देंगे, जिसे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। केमिकल काइनेटिक में एक टर्म्स है एनर्जी ऑफ सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए जो मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्टेंट के, वो जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पास एक फिक्स एनर्जी होनी चाहिए, फिक्स एनर्जी से थोड़ा ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, उसी को उनकी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब ये होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास उस रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आवश्यक एनर्जी मौजूद हो। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड है, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है,
वो एक्टिव मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम एक एग्जांपल होता है, जैसे A प्लस बी C प्लस डी बन रहा, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक रिएक्शन, पर्टिकुलर एक क्रिया समझ लेते हैं, जनरल समझ लेते हैं। इसमें ए और बी जो रिएक्टेंट है ये तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब इनके पास इनके मॉलिक्यूल, इनके ए और बी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने का मतलब खुद जुड़ करके प्रोडक्ट में अपने आप को चेंज करेंगे। पार्टिसिपेट का मतलब देखो, रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज। ये कोलिजन थ्योरी, ये टक्कर सिद्धांत है। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होता है, क्रिया होती है, तो ढेर सारे अणु एक दूसरे से टक्कर करते हैं, लेकिन कुछ ही अणु अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। देखिए, तो जैसे मान लीजिए 50 जूल पर मोल, एक समझ लेते हैं, 50 जूल पर मोल ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब ए और बी कि वे ही अणु, वे ही मॉलिक्यूल सी और डी में चेंज होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। अगर इससे कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है ए और बी का, तो वो टकराएगा जरूर, लेकिन अपने आप को सी और डी में चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी के 100 मॉलिक्यूल, 100 में सिर्फ 80 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 100 इसके हैं, 100 इसके हैं, सिर्फ 80 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास ये एनर्जी है, 20 के पास कम है, बाकी 20 के पास 40। 100 में से 80 के पास ये एनर्जी है और 20 के पास नहीं है, 40 है जो। तो 100 में से सिर्फ 80 ही अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करें, 20 नहीं चेंज करें, क्योंकि उनके पास एनर्जी जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है वो नहीं है। तो 100 में से कितने एक्टिव मॉलिक्यूल है? 80। 100 में से 80 एक्टिव मॉलिक्यूल, ये अपने आप को सीओडी में चेंज। 20 एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि उसके पास नेसेसरी एनर्जी नहीं। तो जब इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है, तो उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को कम करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है। यानी उस रिएक्शन की जो पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसकी वैल्यू को ही कम कर देता है। जैसे उत्प्रेरक डाल दिया है, मान लो एम उत्प्रेरक है, हमने डाल दिया, तो उत्प्रेरक क्या करेगा? अब इस सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को घटा देगा, अब कर देगा मान लो 40 कर दिया, 40 जूल पर मोल, 50 से घटा के किसने किया? उत्प्रेरक। तो अब बताइए, 100 में से अभी 80 एक्टिव मॉलिक्यूल थे, 20 नहीं थे, उनके पास 40 थे। लेकिन अब उत्प्रेरक ने क्या कर दिया? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया, 40 कर दिया। तो अब 100 में से 100 के 100 एक्टिव मॉलिक्यूल हो गए, जो अभी 20 मॉलिक्यूल सीओडी में नहीं बदल पा रहे थे, वो भी अपने आप को बदल। यानी एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाने से क्रिया का रेट भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यही काम है उत्प्रेरक का, यही काम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के वैल्यू को कम कर देता है, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाने से स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखा, उत्प्रेरकों की कुछ प्रॉपर्टीज देखा। अब देखिए, अब हम उत्प्रेरण के सिद्धांत बताने चल रहे हैं। उत्प्रेरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस। देखिए, जनरली इसके दो सिद्धांत हैं। एक है क्या कहते हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, दूसरा
अधिशोषण सिद्धांत, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखिए इसके दो सिद्धांत है जनरली, एक और भी है आधुनिक वाला है, लेकिन माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। तो यहां तक आपने देखा। इसके बाद ये दोनों जो प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ही सारा है। ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा और पढ़ते रहिएगा।